क्रम विकास के परिमाण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे परिमाण देखे थे। आज के क्लास में जो देखने वाले हम लोग वो है जीवाश्म विज्ञान। इसके तहत कुछ परिमाण मिला है जिससे पता चलता है कि जीवों का क्रम विकास किस तरह से हुआ है। तो अभी हम लोग जीवाश्म विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म मतलब होता है जीवों का जो भी कंकाल वगैरह जो भी चीज़ें मिलता है, जो जमीन के खोद कर निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म से हम लोग किस प्रकार से परिमाण मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे किसका, यदि विभिन्न युग्मों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाए, अलग अलग युग्म में अलग अलग जीवाश्म का अध्ययन किया जाए, तो किसी खास वर्ग के जंतुओं को क्रम विकास का पता चलता है कि उसका क्रम विकास किस तरह से हुआ है। जीवाश्म जंतुओं या पौधों के केवल वे अवशेष है जो पत्थरों के चिन्हित हो गए हैं। अब देखो, जंतुओं का अगर जीवाश्म का बात करेंगे तो जंतु हो या पौधा हो, उसका अवशेष मिलता है, उसका बचा हुआ हिस्सा मिलता है। अवशेष मतलब उसका बचा हुआ हिस्सा मिलता है, या किसी पत्थरों पर उसका चिन्ह बन गया रहता है, उसका पत्थरों पर उसका कोई चिन्ह बन गया रहता है, तो वो सब हम लोग जीवाश्म में गिनती करते हैं। यदि इन जीवाश्मों को विभिन्न स्तरों से इकट्ठा करके, ये सब जीवाश्म का विभिन्न स्तर से अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया जाए, और पता चलेगा कि किस काल में किस प्रकार के जंतु या पौधे पृथ्वी पर मौजूद थे। अब वो सब जीवाश्म को इकट्ठा करके पता किया जाता है किस काल में किस प्रकार के जंतु और पौधे मौजूद थे। अब ये काल कैसे पता चलता है, समय कैसे पता चलता है कि ये जंतु कब का रहा होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में, जो विघटन का एक फार्मूला पढ़ते हैं, n बराबर n0 e के पावर लैम्डा इनटू t। ये हम लोग विघटन का फार्मूला पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स में भी जाके इसको हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे। तो इसी फार्मूला से पता चलता है किसी भी जीवाश्म का कि वो कितना पुराना है, और ये कैसे पता चलता है वहाँ पर और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी फार्मूला से पता कर पाते हैं, इसलिए उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। उसका जीवाश्म के शरीर में कौन सा पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और वो उसका विघटन होते रहता है, वो ब्रेक डाउन होते रहता है, खत्म होते जाता है। तो जब मिलता है वो कंकाल, उसका जब उसका अवशेष मिलता है, तो वही देखा जाता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो उसमें था उसका मात्रा कितना बचा हुआ है। उसी के आधार पर अंदाजा बताया जाता है, इसी फार्मूला से निकाला जाता है कि उसका जीवन काल कितना हो गया होगा। वही यहाँ पर समय होता है, समय का मान निकाला जाता है। ठीक, तो उस तरह से पता किया जाता है कि वो कितना पुराना है। स्तरित और अवसादी सेल की उत्पत्ति कालांतर में स्तरों में बालू के जमा होने के क्रिया से होती है। अब देखो, एक अवसादी सेल होता है, चट्टान ही है, एक पत्थर का ही टुकड़ा बोल सकते हैं, चट्टान है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो बालू का बहुत साल तक इसका स्तर जमते रहता है नीचे में, जिसके कारण ये अवसादी सेल का निर्माण होता है। इन स्तरों को भूवैज्ञानिक महाकल्प के वर्गीकृत किया जाता है, और यहाँ पर दिया हुआ उसके हिसाब से ये वर्ष डिसाइड किया गया है। पूरा जीवी महाकल्प जो बताया जाता है कितना वर्ष पहले का ये काल है, वो बताया जा रहा है। ये 3 काल में बांटा गया है, और अलग अलग कालों को ये यहाँ पे बांटा गया है। पूरा जीवी महाकल्प जो बताया जा रहा है कितना, ये हो गया 1000 लाख 10,000 50 करोड़ वर्ष पहले जो काल था, उस समय के काल को बोला जाता है पूरा जीवी महाकाल, और 20,000 वर्ष पहले का जो काल है उसको बोला जाता है मध्य जीवी महाकाल, और जो 20,000 बाद से अभी तक का जो काल है उसको बोला जाता है नूतन जीव महाकाल पे बोला जाता है। तो ये पूरा कालांतर मतलब बोल सकते पूरा वर्ष को, पूरा काल को, पुराने काल को ये 3 हिस्सा में बांट दिया गया है। जो ये नूतन जीव महाकाल पे है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, तृतीयक युग में, और चतुर्थुक या नवीन काल बोला जाता है, जो 6
करोड़ वर्ष पहले का बात है। मानव महाकल्प युग, अब देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ मानव महाकल्प युग। इस समय मतलब कहने का मतलब ये है कि मानव का जो महाकल्प आया इस युग में आया, इसके पहले मानव का महाकल्प नहीं था। अब ये अलग अलग डायग्राम में अलग अलग जीवों का जीवाश्म दिया गया है, दिखाया गया, अलग अलग जीवों का जीवाश्म को यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले मुर्गा जीवाश्म के रूप में पाए गए, तो जो मुर्गा का जीवाश्म के रूप में पाए गए। इसके बाद पूरा जीवक कल्प के बिच्छुओं जैसे संधिपाद प्राणी पाए गए। ये सबका धीरे धीरे सबका जीवाश्म मिलते गया। मध्य पूरा जीवक में मछलियों के, देखो सबसे पुराना वाला काल में अगर जाएंगे तो उस टाइम सबसे पहले मुर्गा का जीवाश्म पाया गया था। उसके बाद पूरा जीविक कल्प पे बिच्छुओं का जो पाद होता है, पैर होता है, वो मिला था। मध्य पूरा जीविक काल में मछलियों और अंतर पूरा जीविक काल में मध्य में मछलियों का कंकाल देखने को मिला था। अंतरापूर्व जीवक में उभयचरों का अवशेष देखने को मिला था। तो ये सब धीरे धीरे आगे चल के मतलब इसका मतलब ये है कि मछली पहले आ गया था, उभयचर बाद में आया था। तो इस तरह से ये सब मिलते गया। मध्य जीव कल्प में सरीसृप का बाहुल्य हुआ था। मतलब ये मध्य जीवन काल में ही किसका सरीसृप का कंकाल मिलना शुरू हुआ था। आधुनिक कल्प के छोटे छोटे स्तनधारियों जैसे प्राणियों का उत्पत्ति हुआ। जब आधुनिक कल्प जब आया था, ये मध्य के बाद तब जाकर आधुनिक आया। विभिन्न युगों में पाए जाने वाले जीवाश्मों का अध्ययन से ज्ञात जीवों के क्रम विकास के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। अब इससे यह पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा पुराना जीव है और कौन सबसे ज़्यादा नए जीव है। उसके कंकाल से पता चल पाता है, उसके जीवाश्म से पता चल पाता है। अब कौन किस काल में किस काल का जीव है, ये चीज़ें जब पता चल गया तो इससे ये पता चल गया कि ये सबसे पुराना जीव है। मतलब उस जीव से ये वाला जीव का निर्माण हुआ होगा, इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। कभी कभी जीवाश्म से किसी वर्ग के जीवों का क्रम विकास का पूरा पता नहीं लगता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जीवाश्म तो मिल जाता है लेकिन उसके वर्ग, कौन सा वर्ग का जीव है, उसका क्रम विकास का पूरी तरह से पता नहीं लग पाता है। लेकिन कुछ जीवों का पूरा जीवाश्म रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जिससे उसके क्रम विकास का पूरा इतिहास पता चल जाता है। यदि हम घोड़े और हाथी के जीवाश्म रिकॉर्ड का अध्ययन करें, घोड़ा और हाथी के जीवाश्म का अगर हम लोग रिकॉर्ड का अध्ययन करेंगे तो इनके क्रम विकास का पूरा इतिहास ज्ञात हो जाता है। घोड़े का सबसे पुराना पूर्वज, मतलब घोड़ा एक ही बार पूरी तरह से घोड़ा जैसा नहीं दिखने लगा। इसका सबसे पुराना जो पूर्वज था वो क्या था, इओहिपस था। इओहिपस का आकार से खरगोश से बड़ा नहीं था, मतलब खरगोश के आकार का था। पुराना पूर्वज अगर बात करते हैं घोड़ा का तो इओहिपस था, जो खरगोश के आकार से बड़ा नहीं था, खरगोश के आकार के लगभग बराबर था। इसके अगले पैरों पर 4 और पिछले पैरों पर 3 अंगुलियां थी। जी इओहिपस का बात करेंगे तो उसका अगले पैर पर 4 अंगुलियां, पिछले पैर पर 3 अंगुली था। इओहिपस की उत्पत्ति आज से 10 लाख वर्ष पहले इओसीन काल में हुआ था। तो इसका उत्पत्ति इओसीन काल में हुआ था। विभिन्न कालों में इसमें अंगुलियों, खोपड़ी तथा दांतों के अनेक परिवर्तन के बाद इसका आधुनिक घोड़े का निर्माण हुआ। तो इसमें बहुत सारे में विभिन्न काल में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला। इसका अंगुली में परिवर्तन देखा, इसको खोपड़ी में परिवर्तन हुआ, इसके दांत में परिवर्तन हुआ। ऐसे परिवर्तन होते होते क्या घोड़े का निर्माण हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं घोड़े का पूर्वज किसको बोला जाता है। तो अब यहाँ पे एक डॉट करके लिखना है कि घोड़े का पूर्वज कौन होता है। तो घोड़े का पूर्वज किसको बोला जाता है। तो घोड़े का पूर्वज जो होता है इओहिपस को बोला जाता है। तो घोड़े का पूर्वज इओहिपस को बोला जाता है। ये डॉट करके लिख लेना है।
ऐसा ही है पूर्वज। आगे जो है वो है भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण से भी कुछ ना कुछ परिमाण देखने को मिलता है, तो इसको समझते हैं हम लोग। प्रत्येक देश में विशेष प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हमको ऐसे अभी से ये पता है सभी को कि जो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और अलग अलग पेड़ पौधा देखने को मिलता है। कुछ देशों में भौगोलिक दृष्टि से अलग है और एक ही प्रकार के जीव और पौधे मिलते हैं, और एक ही प्रकार के जलवायु वाले कई देशों में विभिन्न प्रकार के जीव मिल सकते हैं। अब देखो, ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ का जलवायु और जलवायु जो होता है एक ही प्रकार का है। एक ही प्रकार के होने के कारण उसमें वहाँ पर जितना भी पौधे होते हैं, जितना भी पेड़ पौधे होते हैं, जितना भी जीव जंतु होते हैं, सब एक ही प्रकार के देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रकार के जलवायु होने के बाद भी वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा देखने को मिल जाता है। देखो, जितना भी पेड़ पौधा होता है या जीव जंतु होता है वो वहाँ के जलवायु के हिसाब से रहता है, इसलिए हर एक जगह का जलवायु अलग अलग होता है। जलवायु का मतलब होता है कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का तापमान कितना रह रहा है, वहाँ पर वर्षा कितना हो रहा है, ठीक, वहाँ ठंड के दिन में कितना टेम्परेचर चला जा रहा है, वहाँ पे गर्मी के दिन में कितना टेम्परेचर चला जा रहा है, इसको बोलते हैं जलवायु। हर एक जगह का अलग अलग होता है। इंडिया में ही अलग अलग जलवायु देखने को मिल जाता है। हाथी और सिंह भारत और अफ्रीका में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो हाथी और जो सिंह होते हैं वो भारत और अफ्रीका दोनों में मिलते हैं, ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ये नहीं पाए जाते। अगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं पाए जाते, इसलिए कि यहाँ का जलवायु अलग होता है। जलवायु का मतलब भी बता रहे थे हम। जलवायु का मतलब वही होता है कि जब वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है, गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में, दूसरे जगह के तुलना में, दूसरे जगह के कंपेयर में, तो उसी को हम जलवायु या वर्षा का मात्रा कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, तो उस प्रकार से जलवायु इफेक्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। हाथी और सिंह का बात करेंगे तो यह भारत और अफ्रीका में मिलता है, लेकिन अगर बाघ का बात थी, ये अगर हाथी और सिंह का बात करेंगे तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता है। बाघ भारत में मिलते हैं लेकिन अफ्रीका में नहीं मिलते। तो कुछ चीज़ें कुछ कंट्री में मिलेगा, कुछ कंट्री में नहीं देखने को मिलता है। ये सब भौगोलिक वितरण के कारण ऐसा हो पाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलता है, वहाँ का वातावरण के अनुसार वहाँ पे वो जीव पाए जाते हैं। दरियाई घोड़ा, जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो ये सब के सब क्या सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, अन्य देशों में ये नहीं पाया जाता है। कंगारू हो गया ऑस्ट्रेलिया में, और शुतुरमुर्ग अफ्रीका, अरब में पाए जाते हैं। फुसफुस मत्स्य पृथक देशों में मिलते हैं। तो देखो, अलग अलग देशों में अलग अलग जीव देखने को मिल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पौधे और जंतुओं का सामान्य वितरण अनेक प्रकार के बाधाओं के कारण रुक जाते हैं। अब पौधे और जंतु का सामान्य वितरण देखेंगे तो अलग अलग बाधा के कारण क्या हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं, हर एक जगह ये नहीं फैल पाते। जैसे समुद्र, पहाड़, तापमान, शत्रु और उपयुक्त प्रकार के भोजन की कमी। अब देखो क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, या तो समुद्र हो, पहाड़ हो, तापमान हो, ये सब के कारण क्या होता है कि अलग अलग जीव अलग अलग भौगोलिक जगहों पे नहीं फैल पाती है। तो समुद्र के कारण इस जगह के जीव दूसरे जगह नहीं जा पाता है, इसलिए बीच में समुद्र पड़ जाता है। या कोई पहाड़ आ जाता है तो उसको पार करके इस पार का जीव उस पार नहीं जा पाते हैं। ये सब कारण से भी क्या होता है, जीव एक जगह ही रह जाता है, दूसरी जगह नहीं जा पाता। या तापमान के कारण कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं का कम होता है। हो सकता है उतना टेम्परेचर वो जीव नहीं सह पाए, तो उस वातावरण में वो जीवित नहीं रहेगा। तो ये सब कारण होते हैं अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीव के रहने का। परंतु एक बाधा एक प्रकार के जीव के वितरण के लिए बाधक हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि वो जीव के लिए वो बाधक है, लेकिन दूसरे के लिए वो जीव बाधक नहीं है। जैसे कि उभयचर, जो उभयचर जीव होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो पानी में भी रहते हैं
और स्थल पर भी रहते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये समुद्र में जा सकते हैं और समुद्र की सहायता से ये दूसरे जगह भी जाकर पहुंच सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। इस प्रकार के जंतुओं के वातावरण की वितरण व्याख्या भूग वैज्ञानिक परिवर्तनों के आधार पर की जा सकती है। इन परिवर्तनों के कारण कुछ खास जगहों से ही सीमित रह गए और कुछ जंतु पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, कुछ जंतु इसी सब कारणों के कारण, इसी सब कारण से ही क्या होता है, कुछ जीव अलग अलग जगहों पे फैल गए और कुछ जीव क्या हो गए, तो कोई एक सीमित जगह पर ही रह गए। आगे दिया है शरीर क्रिया विज्ञान से मिले परमाणु। शरीर क्रिया विज्ञान से मिले परमाणु। जंतुओं में शरीर क्रिया की दृष्टि से अनेक समानताएं होती है। जंतुओं का अगर बात करेंगे तो शरीर क्रिया की दृष्टि से बहुत सारी समानताएं ऐसा देखने को मिलता है। जैसे अंतःशरीर ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन विभिन्न प्रकार के जंतुओं में एक ही जैसा क्रिया करते हैं। तो जो अंतःशरीर ग्रंथि हम लोग का होता है शरीर के अंदर, जो अलग अलग प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है, हार्मोन निकलता है, तो देखने को मिलता है कि वो एक ही प्रकार का काम हर एक जीवों में करता है। किसी बेंगची में यदि थायराइड ग्रंथि न हो तो उसका कार्यांतर नहीं होता है। कोई बेंची है, ये जीव का नाम है, अगर उसमें थायराइड ग्रंथि नहीं होगा तो उसका कार्यांतर नहीं होगा, उसका वृद्धि नहीं होगा। लेकिन किसी दूसरे जंतु थोरक्साइड उसे दे दिया जाए तो उसे सामान्य कार्यांतर होगा। लेकिन किसी दूसरे जंतु से थोरक्साइड, देखो सबसे पहले बात को समझना है। हम लोग बात कर रहे एक बेंची का बात कर रहे, इसके अंदर थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, इसके अंदर थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि जो होता है किसका सीक्रेशन करता है, थायरॉक्सिन का सीक्रेशन करता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर मान लो कि ये बेंची के अंदर थायरॉक्साइड ग्रंथि हटा दिया जाए या बोला जाए कि नहीं है, बेंची के अंदर ये थायरॉक्साइड ग्रंथि क्या नहीं है, तो अगर ये बेंची के अंदर थायरॉक्साइड ग्रंथि नहीं होगा तो उस केस में उसमें थायरॉक्साइन हार्मोन नहीं पाया जाएगा। तो अगर उसको जीवित रखना है तो दूसरे जीव से थायरॉक्साइड हार्मोन लेके अगर उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो अपना वृद्धि कर सकता है, उसके वृद्धि में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगा, उसके वृद्धि में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होगा। स्तनियों के रुधिर में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, तो स्तनधारी जो जीव होते हैं उसके जो रुधिर होता है, रुधिर मतलब उसका ब्लड जो होता है, कुछ इस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो मानव रूप वानरों के रुधिर प्रोटीन के निकट रूप से संबंध रखते हैं। तो जो मानव के रूप वानर होते हैं, वानरों, उससे वो निकट संबंध रखते हैं। तो सरीसृप और उभयचरों के रुधिर प्रोटीन से भिन्न होते हैं। तो अगर उसी प्रकार से बात करेंगे, जो सरीसृप होते हैं और उभयचर होते हैं, तो उनका जो प्रोटीन होता है और जो स्तनधारी जीव के शरीर में प्रोटीन होता है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। मछलियों और उभयचरों के और फिर पक्षियों के, घड़ियालों के रुधिर प्रोटीन निकट संबंध रखते हैं। तो मछली का, उभयचर का अगर देखेंगे और पक्षी का देखेंगे तो इनका जो प्रोटीन होता है कुछ एक प्रकार का देखने को मिलता है। तो कुछ का प्रोटीन समानता दिख रहा है, कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। जो इससे ये हम लोग बता सकते हैं कि हो सकता है जिसमें समानता दिख रहा है वो एक ही प्रकार के उसका पूर्वज रहा होगा, इसलिए उसके प्रोटीन में समानता दिख रहा है। तो ये सब कारण होता है। तो ये किससे पता चल पाता है, तो शरीर क्रिया विज्ञान से ये प्रमाण मिल पाता है। आगे पढ़ना है क्रम विकास के सिद्धांत। तो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिया गया क्रम विकास का। तो सबसे पहले है सतत अस्तित्ववाद का सिद्धांत। इस वाद के अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव अपरिवर्तनशील है। मतलब इनके अनुसार बोला गया कि जितना भी पृथ्वी पर जीव रहता है उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। यह सृष्टि के आरंभ से ही इन्हीं रूपों में रहते हैं। इनके अनुसार
बोला जा रहा है कि ये जब से सृष्टि शुरू हुआ है, जब से ये बोल सकते हैं जब से जीव का निर्माण हुआ है, सबका शुरुआत उसी समय से हुआ है। अब कोई यहाँ पे नया जीव का निर्माण नहीं हो रहा है और भविष्य में भी बिना किसी प्रलय और परिवर्तन के इसी प्रकार से ये रहेंगे इनके अनुसार। ठीक है, सतत अस्तित्ववाद का सिद्धांत के अनुसार। आगे दिया हुआ है विशिष्ट सृजनवाद का सिद्धांत। इनके द्वारा क्या बताया गया? इनके द्वारा बताया गया कि लगभग सभी धर्म यह मानते हैं, इनके द्वारा बताया गया कि लगभग सभी धर्म यह मानते हैं कि किसी अलैंगिक शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया। तो धर्म में अभी से धर्म के द्वारा बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण उसका धार्मिक लोग ही किए हैं, वो धर्म को मानते हैं। हर एक धर्म वाले यही बोलते हैं। ठीक, इस बात से पुष्टि फादर सुआरेज ने किया कि उनका कथन था कि संसार के 6 दिनों में रचना हो गया। तो उनका सब बोला गया कि इस तरह से संसार का जो रचना हुआ वो 6 दिनों में ही पूरे संसार का रचना हुआ। इसमें पाए जाने वाले जीव इसी काल में बनाए गए, मतलब ये 6 दिनों के अंदर ही जितना भी जीव था उसी काल में बन गया। उपयुक्त दोनों सिद्धांत विभिन्न युग्मों और जीव के अनुक्रम के जीवाश्मों के मौजूदगी के कारण व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और वैसे कि जो हम लोग जीवाश्म में मिला उसके अनुसार ये दोनों का कहना क्या हो गया? पूरी तरह से गलत हो गया। बाद में एक कुबियर था, उसने कुछ हद तक इसको व्याख्या करने की कोशिश किया, लेकिन ये सही नहीं हुआ। ये दोनों का कहना ऑब्वियसली गलत ही है। 6 दिनों में सृष्टि का निर्माण हो गया, उस तरह से जीवाश्म ईंधन जो मिलता है, जीवाश्म में मिलता है, वो पूरी तरह से इससे अलग है। आगे दिया गया प्रलयवाद का सिद्धांत। ठीक, इसके बाद प्रतिपादन फ्रांस के जीवाश्म विज्ञान शरीर रचना विज्ञान के विद्वान कुबियर ने 1969 से 1832 का इनका दिया हुआ है जन्म तिथि। जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि जीवाश्म रूप जंतुओं का जीवित प्रतिनिधि पृथ्वी में मौजूद नहीं है। उनका कथन था कि एक युग में रहने वाले जीव युग के अंत में नष्ट हो जाते हैं और नए युग में फिर नए जीवों का सृष्टि होते हैं। तब इनके अनुसार कुछ अलग ही प्रकार का बोला जा रहा था कि एक युग में एक अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हुए और सब एक युग में खत्म, एक युग में ही क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर से नए युग में आया और नए युग में फिर से नए जीवों का निर्माण होता है और ये भी एक दिन क्या होगा? खत्म हो जाएगा और फिर से नए युग में शुरू होगा और फिर से उसमें नए नए जीवों का निर्माण होगा। इनके अनुसार ये बोला गया। आगे कार्बनिक क्रम विकासवाद का सिद्धांत दिया गया। कार्बनिक क्रम विकासवाद का सिद्धांत दिया गया। कार्बनिक क्रम विकास का सिद्धांत ही सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है, मतलब इसी को सत्य माना गया सबसे, जो कार्बनिक क्रम विकासवाद का सिद्धांत था, जो पूरे कालीन जीवों को उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जीवों के मौजूदगी की व्याख्या करता है और क्रम विकास के काल में धीरे धीरे परिवर्तन। अब देखो, ये हम लोग जो शुरू में पढ़े थे वही चीज को दिया हुआ है कि क्रम विकास का जो पहले कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, उससे एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, धीरे से उसे वृद्धि होते होते अलग अलग जीवों का निर्माण होते गया। तो उसी चीज को फिर से यहाँ पे दोबारा दिया हुआ है और इसको कार्बनिक क्रम विकास का सिद्धांत बोला गया। इसको डिटेल में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें एक और 2 साइंटिस्ट का दिया हुआ है, एक बफन का दिया हुआ है, फ्रांसीसी थे। इन्होंने कई पुस्तक लिखी थी। इसका विश्वास था कि जीवों की रचनाओं के रूपांतरण में पृथ्वी का प्रभाव पड़ता है। तो जीवों का जो रूपांतरण होता है वो उसमें पृथ्वी का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि रूपांतरित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा कि रूपांतरित जो लक्षण होता है, जो परिवर्तन होता है जीवों में, वो फिर दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। उन्होंने यह जरूर कहा कि लक्षणों में अनुरूपता के कारण कुछ
जातियों का संघर्ष चलता है और उसके फलस्वरूप उसका निरंतर नाश होते जाता है। अब देखो बहुत सारा जाति होता है जो संघर्ष करके उस वातावरण में, उस भौतिक वातावरण में अगर जीवित रह गया तो वही जीव आगे चल के विकास करता है। अथवा जो अगर उसमें संघर्ष के दौरान नष्ट हो गया तो वो जीव वहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे एरास्मस डार्विन का आया था। चार्ल्स डार्विन के पितामह थे। ये किसके? ये चार्ल्स डार्विन का पिता थे। अब इनके बारे में चार्ल्स डार्विन का हम लोग सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन इनके पिता के द्वारा क्या बताया गया था कि चिकित्सक, जीव वैज्ञानिक और कवि भी थे और जीव वैज्ञानिक भी थे। जीवों के विकास के संबंध में इनकी धारणा यह थी कि जीवों का विकास जीव द्रव्य के एक पिंड से हुआ है। तो पहले जीव द्रव्य का निर्माण हुआ, उसी के पिंड से जीवों का विकास हुआ है, इनके अनुसार बताया गया। चार्ल्स डार्विन के पिता के अनुसार वातावरण के प्रभाव से जीवों के भीतर से रूपांतरित होने की प्रवृत्ति होती है। और उनके अनुसार यह भी बताया जा रहा था कि वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और यहाँ कहा गया कि उपार्जित लक्षण संतति में चला जाता है और वो लक्षण उनके संतति में भी चला जाता है, ये बताया गया चार्ल्स डार्विन के पिता के अनुसार। चार्ल्स डार्विन भी अपना सिद्धांत दिया, आगे चल के उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे पूछा जाता है। एक लैमार्कवाद का सिद्धांत पूछा जाता है और चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पूछा जाता है। और ये किस जीवों पर दिए थे इसके बारे में पूछा जाता है। इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।